please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2 पुलिस वाले 3 लोगों को पकड़कर थाने के अंदर ले जाते दिखे। इन तीनों पर सरकारी मदद पाने के लिए फर्जी शादियां कराने का आरोप है, जिसकी खबर न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक चीती गांव की महिला प्रधान का पति धर्मेंद्र भाटी भी है। धर्मेंद्र भाटी पर आरोप है कि उसने सामूहिक विवाह में मिलने वाली सरकारी मदद का फायदा उठाने के लिए 10 ऐसे जोड़ों को सामूहिक विवाह में शामिल कराया जो पहले से ही शादीशुदा थे। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में सामूहिक विवाह समारोह हुआ था, जिसमें 61 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन आरोपी धर्मेंद्र ने इस लिस्ट में पहले से शादीशुदा 10 जोड़ों के नाम जुड़वा दिए। आप देख रहे होंगे कि तीनों गिरफ्तारी हो चुकी है और विभागीय स्तर पे भी इसकी जांच की जा रही है। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद आरोपी धर्मेंद्र ने दलील दी कि उसे 10 जोड़ों के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। 3 दिन बाद मालूम हुआ कि इनकी 2-3 आदमियों की शादी दोबारा हो गई है। मैंने सीडीओ साहब को अवगत करा दिया था तुरंत ही, कसाबी शादी गलत हो गई है। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उस समारोह में 7 फेरे लेने वाले सभी जोड़ों की पड़ताल भी की जा रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक पकौड़े लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के उस बयान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें उन्होंने पकौड़े बेचने को रोजगार बताया था, जिसके लिए कांग्रेस के विधायक हरियाणा विधानसभा के बाहर जुटे और बर्तनों में पकौड़े लेकर बेचने लगे। पकौड़े बेच रहे विधायकों ने हाथों में बैनर और पोस्टर भी पकड़े थे जिन पर पकौड़ों से जुड़े जुमले लिखे थे। कांग्रेसी विधायकों ने पकौड़ों की एक रेट लिस्ट भी बनाई जिसमें पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेताओं के नाम के पकौड़े और उनके दाम भी लिखे थे। इसी दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहां पहुंच गए, जिनको देखते ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायक उनकी ओर बढ़े, जिसके बाद कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल और किरण चौधरी पकौड़े लेकर उनके पास पहुंची। ये देख सीएम खट्टर ने भी जेब से पैसे निकाले और पकौड़ों की प्लेट में रख दिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के विधायकों पर तंज भी कस दिया। बेकार हो गए हैं, इनको रोजगार तो देना ही है ना, तो रोजगार देने के नाते से हम तो इनको पैसा दे रहे हैं। इस बीच वहां पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताते हुए इसे पकौड़े बेचने वालों का मजाक करार दिया। गरीब आदमी पकौड़ा बेचता है और ये पकौड़े वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम के बयान के बाद से ही कांग्रेस का पकौड़ा प्रदर्शन जारी है। सरकार ने आधार नंबर को जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाने के संकेत दिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार नंबर को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च से आगे बढ़ाने के संकेत दिए। गुजरात में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जन्म दर 911 से घटकर 848 हो गई, जबकि बड़े शहरों में तो ये आंकड़ा 800 से भी नीचे चला गया। बिहार के जमुई में 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस ने एक ट्रक से शराब की 400 पेटियां बरामद की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के आरोपों के बाद गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओर से तीसरे मोर्चे को लेकर किए गए फोन पर यह साफ कर दिया कि इस पर फैसला 2019 लोकसभा चुनाव पास आने पर ही होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हुई ब्रीफिंग के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी सोते नजर आए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मामूली विवाद में एक डॉक्टर और उसके सहयोगी पर एक बीजेपी नेता की पिटाई का आरोप लगा। मुंबई के पास कल्याण में डंपिंग ग्राउंड के कचरे में भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के कोलारस उपचुनाव में हार के बावजूद सीएम शिवराज जनता का आभार जताने शिवपुरी के बेराखेड़ी गांव पहुंचे और कोलारस उपचुनाव में 99% वोट देने वाली बेरखेड़ी गांव की जनता जो है उनके लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं की जड़ी लगा दी। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि वो हिसाब किताब के पक्के हैं और सरकार वोट से बनती है, इसलिए जो देगा वो लेगा। मैंने सब हिसाब किताब लगा लिया, चिंता काय को करते हैं। अब भाई हिसाब तो लगाऊंगा क्योंकि सरकार तो वोट ही से बनती है, जो देगा वो लेगा। मुंबई के पास ठाणे में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के चेहरे को काले कपड़े से ढका जाने लगा। इकबाल कासकर को एक मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया, जहां कासकर के वकील ने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता है। हालांकि कासकर के वकील इकबाल कासकर को खराब सेहत के आधार पर रियायत दिलाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट में उन्होंने दावा कर दिया कि दाऊद की इच्छा देश लौटने की, और बाद में यही बात मीडिया से बातचीत के दौरान दोहराई भी।
दाऊद ने तो सरकार को कहा है थ्रू राम जेठमलानी कि मैं आने के लिए तैयार हूं और हर मुकदमा फेस करूंगा। लेकिन वकील के मुताबिक दाऊद की शर्त है कि उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रखा जाए। अगर दाऊद छोटी सी बात मांगता है कि मुझे आर्थर रोड के अलावा किधर नहीं रखना, तो क्यों नहीं मान रहे हो? हालांकि दाऊद की इस शर्त की बात पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन अदालत में जज के सामने वकील ने जब दाऊद की शर्त और भारत लौटने की दाऊद की मंशा बताई तो इस पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि दाऊद नई चाल चल रहा है, इसीलिए दाऊद की पैरवी करने वाले वकील की जांच होनी चाहिए। अगर वकील साहब से उनसे कांटेक्ट है तो हमारी एजेंसी ने ये खोजना चाहिए कि किस माध्यम से उसने इंस्ट्रक्शंस पास किए। चर्चा ये भी है कि पाकिस्तान भी अब दाऊद से दूरी बनाना चाहता है। अमेरिका ने भी उसे पर शिकंजा कसना है। पाकिस्तान ने आज तक उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को भी ये मालूम है कि बहुत काल तक उसे प्रोटेक्ट करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि दाऊद की तरफ से ऐसा ही ऑफर यूपीए सरकार के दौरान भी दिया गया था, लेकिन उसे तवज्जो नहीं दी गई थी, इसलिए कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। हमले जिन्होंने देश पे करवा रखे हैं वो टर्म्स के साथ आएंगे, उनके साथ कौन से टर्म्स होंगे? हालांकि दाऊद की अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों पर कसता शिकंजा और उसकी खराब होती सेहत काफी वक्त से चर्चा में है। और इस बार दाऊद इब्राहिम के ऑफर की बात तब सामने आई जब जांच एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम के भाई पर शिकंजा कसा और भरी अदालत में दाऊद के भाई से जज ने सीधे सवाल शुरू किए। हालांकि इकबाल कास्कर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो हर सवाल पर रटे रटाए जवाब ही देता रहा। जज ने इकबाल कास्कर से पूछा कि उसे डर नहीं लगता। जवाब में कास्कर ने सवाल पूछ लिया कि किस चीज का डर। जज ने सीधा इकबाल के परिवार का जिक्र किया और पूछा कि उसके परिवार के लोग विदेश में कहां-कहां हैं, क्या उसे नहीं पता? तो कास्कर ने फिर अनजान बनते हुए कह दिया कि उसका परिवार विदेश में कहां है वो नहीं जानता। जज ने फिर कहा कि अगर वो जानता है तो पुलिस को बता दे और पुलिस के साथ सहयोग करे। लेकिन जज की बात सुनकर इकबाल कास्कर अदालत में मुस्कुराने लगा। इस बार जज ने सीधा सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम कहां है, लेकिन कास्कर अड़ा रहा और बोला कि वो सचमुच नहीं जानता। और इसी सवाल जवाब के फौरन बाद वकील ने दाऊद का ऑफर अदालत को बताया। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर लंबे वक्त से जेल में है, लेकिन अब एक बिल्डर से अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने उसे फिर से रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के अफसर जब कास्कर को कोर्ट लेकर पहुंचे तो कास्कर बेहद थका हुआ और बीमार दिखाई दे रहा था। कास्कर के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि उसे डायबिटीज है और पैर में हुआ एक फोड़ा उसकी तकलीफ बढ़ा रहा है। एक डायबिटीज को जब फोड़ा हो जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब पस भर जाती है वो सूखती नहीं है। लेकिन अदालत ने इकबाल कास्कर को और 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। कोर्ट के बाहर मीडिया इकबाल कास्कर से बार-बार सवाल पूछता रहा, लेकिन कास्कर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर चुपचाप खड़ा रहा। अरे जज साहब ने क्या कहा वो तो बताइए। इकबाल कास्कर पर आरोप है कि वो अपने भाई दाऊद इब्राहिम के इशारे पर अवैध वसूली का धंधा चला रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर अलीगढ़ में धारा 144 लगाया गया। साथ ही एमयू के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मोबाइल कैमरा और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने पर प्रतिबंध है। राष्ट्रपति कोविंद आज दोपहर 12 बजे एमयू पहुंचेंगे और करीब 2 बजे तक एमयू कैंपस में ही रहेंगे। दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन ने खराब सेहत का हवाला देते हुए दीक्षांत समारोह में जाने से इनकार कर दिया। अपनी गैर मौजूदगी को लेकर चांसलर ने एएमयू की वीसी को एक चिट्ठी भी लिखी है। अनुराग हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या जानकारी? देखिए अर्पिता, लगातार इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राष्ट्रपति का विरोध करेंगे अगर वो कैंपस में आते हैं उनके किसी पुराने 2010 के रिमार्क को लेकर के, और जब तक अपोलॉजी नहीं आती उधर से तब तक वो कहते हैं कि इस बात का विरोध करेंगे कि एएमयू कैंपस में राष्ट्रपति आए। तो इसी बात को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन काफी सख्त है इस बात को लेकर के और सारे स्टूडेंट्स ये व्यू नहीं रखते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 स्टूडेंट्स को जिन पर कि ये लग रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उनको नोटिस भी इशू किए हैं। उनको बॉन्ड फाइल करने के लिए कहा गया है एहतियातन कि अगर वो कोई गड़बड़ करें तो उन पर दबाव बनाया जा सके। साथ ही साथ जो एंट्री के नियम है उस कार्यक्रम में उसको काफी सख्त कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि कोई भी अप्रिय घटना इस तरीके की ना हो सके, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और देश का सबसे बड़ा पद है, तो उस नाते से जो भी सम्मान उस पद का हो सके उसकी मर्यादा को बरकरार रखा जा सके, वो तमाम कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये कहा गया है कि वेलकम कर रहा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग नाराज हैं जिनकी नाराजगी को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन सावधान है, तो उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। और आज
जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे यहाँ पर 12 बजे यूनिवर्सिटी में, तो पूरे पुख्ता इंतजाम उनकी सुरक्षा के होंगे। शुक्रिया अनुराग। कर्नाटक के मैंगलुरु में एक चुनावी मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के साथ खड़े नजर आए। योगी आदित्यनाथ मैंगलुरु में बीजेपी की जन सुरक्षा रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए। अपने भाषण से पहले उन्होंने कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के साथ खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया। सीएम योगी ने पूर्वोत्तर के मतदाताओं का हवाला देते हुए कर्नाटक को भी कांग्रेस मुक्त बनाने की अपील की। नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त हो सकता है, वामपंथ मुक्त हो सकता है, तो कर्नाटक को भी कांग्रेस मुक्त करने की आवश्यकता है। मैंगलुरु के नेहरू मैदान में हुई जन सुरक्षा रैली में योगी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को हिंदू विरोधी और किसान विरोधी बताकर घेरा। ये सरकार किसान विरोधी है, कर्नाटक की सरकार हिंदू विरोधी है। बीजेपी के लिए कई राज्यों में प्रचार कर चुके योगी अब कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद वो अब तक 3 बार कर्नाटक की यात्रा कर चुके हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार पीएम मोदी को अंगवस्त्र पहनाते नजर आए। ये मौका बीजेपी संसदीय दल की बैठक का था, जिसमें पार्टी के मिशन कर्नाटक की छाप साफ दिखी। और इसीलिए बैठक में पूर्वोत्तर की जीत के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पहले उन्हें अंगवस्त्र पहनाया गया और फिर मिठाई खिलाई गई। इस दौरान पार्टी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी उनके बगल में ही मौजूद रहे। बैठक के दौरान त्रिपुरा के बाद कर्नाटक में भगवा लहराने को लेकर नारेबाजी भी होने लगी। बैठक में पीएम मोदी ने त्रिपुरा की जीत को बड़ा करार देते हुए सांसदों को समझाया कि त्रिपुरा की जीत विचारधारा की जीत है। बहुत सारे लोग इसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि छोटा राज्य है, कितनी लोकसभा सीट है वहाँ। असल में ये लोकसभा की सीट नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा का विक्ट्री है, क्योंकि पूरा दुनिया में आज के दिन में वामपंथ खत्म हो चुका है। संसदीय दल की बैठक के दौरान कर्नाटक से आने वाले संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार खासे सक्रिय दिखे। सांसदों के स्वागत के दौरान जैसे ही सुषमा स्वराज पहुंची, उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाषा मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में शिवसेना के सांसदों ने मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 12 मार्च को वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेत माफिया पर सिंध नदी पर 200 मीटर लंबा कच्चा पुल बनाकर अवैध तरीके से खनन करने का आरोप लगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कचरा डालने के लिए एक गांव में बनाए गए डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे ग्रामीणों की वजह से शहरी इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। हैदराबाद में पुलिस ने 3 लोगों से करीब 5 करोड़ की कीमत के गहने जब्त किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक आदमी की हत्या के बाद 3 बसों समेत 6 गाड़ियों में आग लगा दी। असम के बीटैर यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में गैर बोडो संगठनों ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को जमीन का अधिकार देने के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर रंगपंचमी मनाई गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाइक सवार 2 बदमाशों की एक लड़के से चेन छीनने की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अभिनेता इरफान ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, जिसकी जानकारी वो जांच रिपोर्ट आने के बाद देंगे। त्रिपुरा के अगरतला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिप्लब देब को फूलों का गुलदस्ता देने लगे। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी विधायकों ने बिप्लब देब को अपना नेता चुना, जिनके नाम का ऐलान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। बिप्लब देब 9 मार्च को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिप्लब कुमार देव इनका एक मत से नेता विधानमंडल के नेता पद के लिए चयन हुआ है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बिप्लब देब ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही ऐलान किया कि वो जनता से किया गया वादा पूरा करेंगे। जनता के हित में जो काम करना है, जो हमने वादा किया है, वो हम पूरा निभाएंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 25 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट को हराकर बीजेपी सत्ता में आई, जिसके बाद युवा नेता बिप्लब देब को सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था। आपको बता दें त्रिपुरा लेनिन की एक और मूर्ति गिराई गई है।
दक्षिण त्रिपुरा में लेनिन की एक और मूर्ति को गिरा दिया गया। सबरू मोटर स्टैंड पर लगी इस मूर्ति को गिराया गया। अब तक त्रिपुरा में ऐसी 2 मूर्तियां गिराई जा चुकी हैं। कल भी त्रिपुरा में लेनिन की एक मूर्ति बुलडोजर से गिरा दी गई थी। वाम दलों ने आरोप लगाया कि मूर्ति तोड़ने के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ है। इस घटना के बाद त्रिपुरा के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई है। वाम दलों के कार्यालयों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी। राज्य में हिंसा के लिए सीपीएम और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएनबी घोटाले की जांच देश के 2 बड़े बैंकों के अधिकारियों तक भी पहुंच गई। एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा को समन जारी किया है। ये समन पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की कंपनी को लोन देने के मामले में भेजा गया है। ये दोनों अधिकारी उस कंसोर्शियम की सदस्य थी जिन्होंने चोकसी की कंपनी के लिए 500 करोड़ के लोन की मंजूरी दी। एसएफआईओ इन दोनों से पीएनबी घोटाले से जुड़े सवाल पूछेगा। साथ ही पीएनबी घोटाले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसएफआईओ ने 31 और बैंकों को भी समन जारी किया है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में काले रंग के कपड़े पहनकर कुछ लड़कियां सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करती नजर आईं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से बचने के लिए मिशन साहसी के जरिए इन लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और लड़कियों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई, जिनमें चूड़ियों और चाकू के जरिए अपनी रक्षा करने का तरीका बताया गया। इस दौरान एक छोटा सा नाट्य रूपांतरण कर बाइक सवार मंचलों को सबक सिखाते हुए भी दिखाया गया। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन लड़कियों ने हैरतअंगेज स्टंट करके सबको चौंका दिया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी ट्रेनिंग पूरे सूबे में महिलाओं को देने का भरोसा दिया। हमारी ये बहनें अब किसी से भी डरने वाली नहीं है। वहीं अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी इस कार्यक्रम की तारीफ की। बहुत ही खूबी उन्होंने निभाया और बहुत खूबी उन्होंने दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मिशन साहसी कार्यक्रम बीजेपी से जुड़े संगठन एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित किया गया। उत्तर कोरिया के दौरे से लौटे दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने दावा किया कि उत्तर कोरिया अपने न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण को रोकने और अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के जो दल था वो वहां के तानाशाह से राजधानी प्योंगयांग में मुलाकात उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में जानकारी दी कि अगर अमेरिका बातचीत के लिए राजी होता है तो उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम रोक सकता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का एक सम्मेलन अगले महीने हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियार कार्यक्रम पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2 पुलिस वाले 3 लोगों को पकड़कर थाने के अंदर ले जाते दिखे। इन तीनों पर सरकारी मदद पाने के लिए फर्जी शादियां कराने का आरोप है, जिसकी खबर न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक चीती गांव की महिला प्रधान का पति धर्मेंद्र भाटी भी है। धर्मेंद्र भाटी पर आरोप है कि उसने सामूहिक विवाह में मिलने वाली सरकारी मदद का फायदा उठाने के लिए 10 ऐसे जोड़ों को सामूहिक विवाह में शामिल कराया जो पहले से ही शादीशुदा थे। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में सामूहिक विवाह समारोह हुआ था, जिसमें 61 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन आरोपी धर्मेंद्र ने इस लिस्ट में पहले से शादीशुदा 10 जोड़ों के नाम जुड़वा दिए। आप देख रहे होंगे कि तीनों गिरफ्तारी हो चुकी है और विभागीय स्तर पे भी इसकी जांच की जा रही है। हालांकि गिरफ्तार होने के बाद आरोपी धर्मेंद्र ने दलील दी कि उसे 10 जोड़ों के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। 3 दिन बाद मालूम हुआ कि इनकी 2-3 आदमियों की शादी दोबारा हो गई है। मैंने सीडीओ साहब को अवगत करा दिया था तुरंत ही, कसाबी शादी गलत हो गई है। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उस समारोह में 7 फेरे लेने वाले सभी जोड़ों की पड़ताल भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। त्रिपुरा की जीत से उत्साहित योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि लाल झंडे के बाद अब लाल टोपी को भी डुबो देंगे। त्रिपुरा में हम लोगों ने लाल झंडे को डुबो दिया है और प्रदेश में लाल टोपी को डुबो देंगे।